अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द क्लास। आज हमारी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रैंड क्लास, यानी इस क्लास के एंड तक हम ये पूरा चैप्टर पढ़ चुके होंगे। पहले तो मैं आपको चैप्टर का नाम ऊपर लिखकर दिखा दूं। चैप्टर का नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मैं तकरीबन 5 मिनट लूंगा आपके, सिर्फ ये बताने के लिए कि टर्निंग इफेक्ट क्या होता है या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं। ये हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर। क्या होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, आइए इसको हम समझते हैं। मेरे बच्चों, देखो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो ना, तो फोर्स लगाने की वजह से आपको बहुत सारे आउटकम्स देखने को मिलते हैं। यानी फोर्स लगाने से बहुत कुछ सामने आती हैं चीजें। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल है, आप फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं। आप फोर्स लगाकर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं। आप फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड अप कर सकते हैं। आप फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को या चलते हुए ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन भी कर सकते हैं। आप फोर्स लगाकर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को बेंड कर सकते हैं, उसका शेप, उसका साइज चेंज कर सकते हैं। ये जो मैं आपको इतनी लंबी लिस्ट गिनवा रहा हूं, ये क्या है? ये फोर्स के मुख्तलिफ इफेक्ट्स। इन्हीं बहुत सारे इफेक्ट्स में से फोर्स का एक और इफेक्ट भी है कि आप फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग मिसाल मेरे सामने, ये मेरा माइक है। मेरा माइक एक स्टैंड पे लगा हुआ है, ठीक है? और मैं बहुत आसानी से इस स्टैंड को फोर्स लगाकर रोटेट कर सकता हूँ। इसमें इस तरह से मूविंग आर्म बना हुआ है, ये देखिए, ये मैंने फोर्स लगा, ये ऊपर चला गया। मैं इस पर दोबारा फोर्स लगाऊंगा, ये नीचे हो जाएगा। तो मैं फोर्स लगाकर इसको मूव कर पा रहा हूँ, उसको रोटेट कर पा रहा हूँ। एक और मजे की एग्जांपल, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन, ये देखिए, ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन क्या कर सकती है? मेरे लैपटॉप की स्क्रीन मूव कर सकती है, रोटेट कर सकती है ना? मैं फोर्स लगाकर चीजों को टर्न कर सकता हूं, रोटेट कर सकता हूं, मोड़ सकता हूं। टर्निंग इफेक्ट कहते हैं इसे, ठीक है? ये देखें, ये मेरा हाथ है, शायद आपको दिख रहा हो, ये देखें। आई कैन मूव माई हैंड अबाउट माई एल्बो। मैं अपने एल्बो के गिर्द अपने हैंड को क्या कर सकता हूँ? मूव कर सकता हूँ। ये देखें, मेरी फिंगर भी क्या कर रही है? मेरी फिंगर भी रोटेट हो रही है, ठीक है, टर्न हो रही है। तो जब भी आप फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं या टर्न करते हैं, इसे हम फिजिक्स में, वैसे तो इसे हम टर्निंग इफेक्ट कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में इसका हमने एक अलग सा नाम रखा हुआ है। फिजिक्स में हम इसे क्या कहते हैं? फिजिक्स की जबान में, मेरे बच्चों, हम इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि मोमेंट का मतलब क्या है या मोमेंट ऑफ अ फोर्स का मतलब क्या है, तो बेटा, मोमेंट ऑफ अ फोर्स का आसान तरीन मतलब है फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। मोमेंट का मतलब यह है कि आप फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को टर्न कर दें, फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दें, फोर्स लगाकर आप किसी ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करें अबाउट अ सर्टेन पॉइंट। इसे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं। क्लियर? गॉट इट? और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को फिजिक्स की जुबान में मोमेंट ऑफ अ फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोमेंट ऑफ अ फोर्स। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चैप्टर का नाम क्या है मेरे बच्चों? चैप्टर का नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे हम? सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ अ फोर्स। और मोमेंट का मतलब ही तो टर्निंग इफेक्ट होता है। क्लियर है? अच्छा सर, अगर पेपर में मोमेंट की डेफिनेशन आ गई तो क्या हम ये लिख कर आएंगे, इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स? नो, आप पेपर में ये डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। अगर पेपर में एग्जामिनर आपसे पूछेगा डिफाइन मोमेंट ऑफ अ फोर्स, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। तो फिर सर हम क्या लिखेंगे? अगर हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स नहीं लिखेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे? जवाब है, हम ये डेफिनेशन लिखेंगे जो यहां पर आपके सामने लिखी हुई है। क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? पढ़े। डेफिनेशन लिखी हुई है, मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवट। ओके 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 सर, ये इतनी सारी चीजें क्या बोलती हैं आपने? अच्छा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा, 1 मिनट। तो भाई,
सवाल आया सर मोमेंट की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? मोमेंट की डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे नहीं समझते, इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ये देख, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से समझोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तुम्हारे सामने मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, ठीक है? ये पिक्चर बनाऊंगा, तुम्हें मोमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ठीक है? हो सकता है तुम समझ गए हो कि मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने क्या बनाया मैं आपको बता देता हूँ। ये एक रेंच है, ठीक है? क्या कहते हैं मेरे बच्चों से? इसे रेंच कहते हैं। रेंच का काम होता है कि आप किसी भी बोल्ट को, इसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इसे बोल्ट कहते हैं। आप किसी भी बोल्ट को टाइट करने के लिए या लूज करने के लिए रेंच का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर मैंने एक रेंच इस्तेमाल किया है, रेंच को मैं फोर्स लगाकर घुमाने जा रहा हूँ, ठीक है? आई एम गोइंग टू अप्लाई फोर्स लाइक दिस, ठीक है? अब आप भी जानते हैं मेरे फोर्स लगाने की वजह से ये रेंच घूमेगा। अच्छा देखो, कभी भी जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता है ना, तो देर आर टू पॉसिबल रोटेशंस। रोटेशंस दो तरह की होती हैं। एक रोटेशन वो होती है जो घड़ी की तरह होती है, जैसे घड़ी मूव करती है वैसे ही मूव करती है, ऐसी रोटेशन को बोलते हैं क्लॉकवाइज। और एक रोटेशन होती है जो घड़ी की रोटेशन के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, यानी घड़ी अगर ऐसे घूमती है तो ये उसकी ऑपोजिट रोटेशन है। इस रोटेशन को बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। और काउंटर क्लॉकवाइज के अलावा इसका एक और नाम भी है। आप इसे काउंटर क्लॉकवाइज बोलें या आप इसे एंटी क्लॉकवाइज बोलें, बात एक ही है। So how many types of rotations do we have? We have two types of rotation, clockwise rotation and counterclockwise rotation. शिष्य बता। अब मुझे बताएं जल्दी से कि ये ऑब्जेक्ट कैसे घूमेगा। ये ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी ये जो रेंच है ये क्लॉकवाइज घूमेगा, या ये रेंच एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा? ओके, ये रेंच घूमेगा क्लॉकवाइज एंड द आंसर इज करेक्ट, परफेक्ट, गुड जॉब। ये रेंच क्लॉकवाइज घूमेगा। अच्छा, इसके बाद आ जाइए अगले कॉन्सेप्ट पर। यहां पर जिस पॉइंट की रोटेशन होती है या जहां से कोई चीज घूमती है, उस टर्निंग पॉइंट को हम कहते हैं पिवट। पी आई वी ओ टी। क्या कहते हैं बेटा? पी आई वी ओ टी। क्या बना? पिवट, पी आई वी ओ टी। पिवट कहते हैं मेरे बच्चों टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट जहां से कोई ऑब्जेक्ट रोटेट हो, ठीक है? अब जैसे इस रेंच का और इस बोल्ट का टर्निंग पॉइंट क्या था मेरे बच्चों? इसका टर्निंग पॉइंट था ये बोल्ट, राइट? तो बोल्ट वाली जगह को मैंने नाम दे दिया पिवट। अब देखो यहां पर मैं तुम्हारे सामने दो डिस्टेंसेस मार्क करने जा रहा हूं। एक डिस्टेंस है, इसका नाम रख देते हैं एक्स, ठीक है? और एक और डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम रख देते हैं वाई। सो हाउ मेनी डिस्टेंसेस हैव आई मार्क्ड इन दिस पिक्चर? आई हैव मार्क्ड टू डिस्टेंसेस। एक डिस्टेंस है एक्स, एक डिस्टेंस है वाई। अब मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, बेटा एक्स कहां से कहां तक का डिस्टेंस है? तो आप बोलेंगे सर एक्स डिस्टेंस है पिवट से लेकर फोर्स तक का, या फोर्स की लाइन तक का। जिस लाइन पे फोर्स एक्ट कर रही है उस लाइन तक का डिस्टेंस है एक्स, है ना? और वाई कहां से कहां तक का डिस्टेंस है? सर वाई भी डिस्टेंस है पिवट से लेकर उस पॉइंट तक का जहां पे फोर्स लग रही है। तो अगर देखा जाए तो एक्स इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द फोर्स, y is also a distance from the pivot to the force. So do you all agree? x कहां से कहां तक का डिस्टेंस है? x डिस्टेंस है पिवट से फोर्स तक का। y कहां से कहां तक का डिस्टेंस है? y भी डिस्टेंस है पिवट से लेकर फोर्स तक का। अब सवाल यह है कि इन दोनों डिस्टेंसेस में से कौन सा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ऐसा डिस्टेंस जो फोर्स के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा हूं। तो सर ये तो सिर्फ एक ही है, एक्स। सिर्फ एक्स का फोर्स के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, तो मेरे बच्चों इसी को तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं।
ठीक है। तो फिर से सवाल पूछूंगा, इन दोनों डिस्टेंसेस में से विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप बोलेंगे एक्स। अब देखिए मोमेंट की डेफिनेशन बन गई, मोमेंट की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। मोमेंट की डेफिनेशन क्या है बच्चों? मोमेंट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहते हैं दो चीजों को मल्टीप्लाई करने को। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? दो चीजों को मल्टीप्लाई करने को। मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड perpendicular distance. Moment is the product of force and perpendicular distance from the pivot. Moment किन दो चीजों का प्रोडक्ट है? मोमेंट प्रोडक्ट है फोर्स का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। समझ आ रही है बात? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेट मी रिपीट इट। एक्स क्या है? देखो एक्स डिस्टेंस। सर एक्स कहां से कहां तक का डिस्टेंस है? एक्स डिस्टेंस है पिवट से लेकर फोर्स तक का। कहां से कहां तक का डिस्टेंस है? पिवट से लेकर फोर्स तक का। तो सर इस तरह तो वाई भी पिवट से फोर्स का डिस्टेंस है, इस तरह तो वाई भी पिवट से फोर्स तक का डिस्टेंस है। यस, लेकिन इन दोनों डिस्टेंसेस में से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? इन दोनों डिस्टेंसेस में से सिर्फ एक्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स एंड द पिवट। तो मोमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक जो मोमेंट का फॉर्मूला बनाएंगे आप, एफ इंटू एक्स बनाएंगे या एफ इंटू वाई बनाएंगे? सर इट शुड बी एफ इंटू एक्स। तो कभी भी आपको मोमेंट निकालना हो तो आप हमेशा फोर्स को कौन से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कराएंगे? सर बहुत आसान जवाब है, जब भी कभी मोमेंट निकालना होगा हम फोर्स को हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दैट्स इट। फोर्स इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर हो गया? इसे हम मोमेंट कहते हैं। तो देखो मोमेंट का यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, व्हाट इज मोमेंट? इट इज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है दो चीजों को मल्टीप्लाई करना। किन किन चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे आप? एक आप मल्टीप्लाई कराएंगे फोर्स को, और एक आप मल्टीप्लाई कराएंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, जो कि कहां से कहां तक है? जो कि फोर्स से लेकर पिवट तक का डिस्टेंस है। तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या बन गया? मोमेंट का फॉर्मूला बन गया m इज इक्वल टू एफ डी। m इज इक्वल टू एफ टाइम्स डी। ठीक है। What is F? F is force. What is D? D is the perpendicular distance from the pivot to the force. परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप किसी भी लेटर से डिफाइन कर सकते हैं। कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस को x से शो करता है, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस को d से शो करता है। ये आपकी मर्जी है कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस को किस लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है। सर ऑफिशियल लेटर कौन सा है? ऑफिशियल कोई लेटर नहीं होता, कोई सा भी लेटर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। एनी लेटर कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस। ठीक है, इट कैन बी d, इट कैन बी x, इट कैन बी r, इट कैन बी एनीथिंग। हाँ, यूनिट आपको पता होना चाहिए। यूनिट क्या है? फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एफ डी। एफ यानी फोर्स। बेटा फोर्स को मेजर करते हैं हम न्यूटन्स में। किस में मेजर करते हैं? फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन्स में, और डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर्स में, मीटर्स। तो मोमेंट का यूनिट बन गया न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर के अलावा इसका एक और यूनिट भी होता है, न्यूटन सेंटीमीटर। यानी मोमेंट की जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे, या तो आप न्यूटन मीटर में करेंगे या तो आप न्यूटन सेंटीमीटर में करेंगे, दैट्स इट। अच्छा, मोमेंट के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। पहले मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाता हूँ, फिर मैं तुम्हें थोड़े से इसके सवाल भी करवाऊंगा ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट मेरा समझ आए। जैसे इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर में मोमेंट का क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है? मोमेंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। और नीचे लिखा हुआ है क्लॉकवाइज। क्यों क्लॉकवाइज लिखा हुआ है? क्योंकि फोर्स लगाने की वजह से ये जो रॉड है, रॉड, ये रॉड किस तरह घूम जाएगी? ये रॉड बिल्कुल घड़ी के कांटे की तरह क्लॉकवाइज घूम जाएगी। ये सुनो, घड़ी का कांटा देखा ना आपने? घड़ी का कांटा कैसे घूमता है? ये रॉड भी फोर्स की वजह से बिल्कुल घड़ी के कांटे की तरह क्लॉकवाइज घूम जाएगी। लेकिन अगर आप बराबर वाली पिक्चर देखें, तो बराबर वाली पिक्चर में फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, और ये फोर्स इस रॉड को किस तरह घुमाएगी मेरे बच्चों? ये फोर्स इस रॉड को काउंटर क्लॉकवाइज, या काउंटर क्लॉकवाइज का मैंने आपको एक और नाम बताया, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा जो दूसरी वाली पिक्चर है, इसमें रॉड एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक ये थर्ड पिक्चर, और ये समझना बहुत जरूरी है। यहां पर फोर्स ना ही इस रॉड को क्लॉकवाइज घुमा सकेगी, ना ही फोर्स इस रॉड को काउंटर क्लॉकवाइज घुमा सकेगी।
इनफैक्ट ये फोर्स रॉड को घुमाएगी ही नहीं। यहाँ पे देर विल बी नो मोमेंट, देर विल बी नो टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट कब नहीं होता या कब टर्निंग इफेक्ट जीरो होता है ये समझना पड़ेगा, और इसकी मैं तुम्हें एक ट्रिक भी बताऊंगा। टर्निंग इफेक्ट जीरो कब होता है, देयर इज अ ट्रिक फॉर इट। वो ट्रिक समझाने के लिए मैं तुम्हें समझाता हूँ एक डायग्राम। देखो, इमेजिन करो कि यहां पर तुम्हारे पास एक दीवार पे तुमने कील ठोक के तुमने एक रॉड लटका दी। दीवार पे कील ठोक के तुमने उस पर क्या लटका दिए, एक रॉड लटका दी है। अगर तुमने रॉड को यहां फोर्स लगाई तो ये रॉड कैसे घूम जाएगी मेरे बच्चों, ये रॉड ऐसे घूम जाएगी। अब आप बताएं ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, ये है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। लेकिन अगर मैं यहां से फोर्स हटाकर यहां फोर्स लगाता हूं तो बेटा यहां से फोर्स लगाने से ये रॉड इस तरह से घूमेगी, जो कि साफ साफ देखा जा सकता है कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना। अब मैं यहाँ पे एक थर्ड सिनेरियो इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। इमेजिन करें कि आप फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, तो अगर आपने फोर्स इस तरह से नीचे की तरफ लगाई तो ये रॉड ना ही क्लॉकवाइज घूमेगी ना ही एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। सर, हमें कैसे पता चलेगा कि फोर्स घुमाएगी या नहीं घुमाएगी? इसकी कोई ट्रिक है? बहुत आसान ट्रिक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है आप उस डायरेक्शन में एक इमेजिनरी लाइन खींचो। ये देखो, मैंने एक इमेजिनरी लाइन खींची है, और जैसे ही मैंने ये इमेजिनरी लाइन खींची, तुमने नोट किया ये लाइन कहां से पास हो रही है? ये लाइन पिवट से पास हो रही है, पासेस थ्रू द पिवट। याद रखो, कभी भी लाइन ऑफ फोर्स पिवट से पास नहीं होनी चाहिए। अगर लाइन ऑफ फोर्स पिवट से पास हो गई, गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइन ऑफ फोर्स पिवट से पास हो गई, सो यू कैन नॉट प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, लाइन ऑफ फोर्स शुड नॉट पास थ्रू द पिवट। क्योंकि अगर आपकी लाइन ऑफ फोर्स पिवट से पास हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, देयर विल बी नो टर्निंग इफेक्ट। ठीक है। मैं अभी आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको दो चार डायग्राम्स बना के समझाता हूँ, आपको मेरी बात समझ आएगी मैं कहना क्या चाहूँ। ऑलराइट, लेट्स ड्रॉ फ्यू डायग्राम्स टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये देखें, ये मैंने फोर्स मिटाई। एक काम करते हैं, ये सब भी मिटाते हैं जो मैंने लिखा था। मैं दोबारा से फोर्स बनाता हूँ। ये देखें, ये मैंने फोर्स बनाई। अब मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, बेटा विल दिस फोर्स प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट? क्या ये फोर्स टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगी? तो आप एक काम करिए ना, आप इस पर एक लाइन ऑफ फोर्स बनाएं। क्या ये लाइन ऑफ फोर्स बनाने के बाद पिवट से पास हो रही है? ये लाइन ऑफ फोर्स पिवट से पास नहीं हो रही। तो पिवट से पास ना होने का मतलब ये है कि इट कैन टर्न द रॉड, इट कैन रोटेट द रॉड। अच्छा, अब आप एक काम करें, अब आप फोर्स ऐसे लगाएं। विल इट रोटेट द रॉड? अगर आपने लाइन ऑफ फोर्स बनाई, अब भी ये लाइन पिवट से पास नहीं हो रही, इट विल स्टिल रोटेट द रॉड। अगर ये फोर्स मैंने ऐसे लगा दी, अगर ये फोर्स मैंने ऐसे लगा दी, अब आप एक काम करें, आप लाइन ऑफ फोर्स बनाएं। क्या लाइन ऑफ फोर्स बनाना या बनाने के बाद क्या ये रॉड अब पिवट से पास हो रही है? यस सर, अब ये रॉड पिवट से पास हो रही है। तो मेरे बच्चों, अगर ये रॉड पिवट से पास हो रही है, इसका मतलब ये हुआ इट विल नॉट रोटेट। ठीक है, तो देयर विल बी नो टर्निंग इफेक्ट। ये इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो ये पता लगाना कि रॉड घूमेगी या नहीं घूमेगी, फोर्स टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत आसान है। बाय सिंपली डूइंग व्हाट? बाय सिंपली ड्रॉइंग द लाइन ऑफ फोर्स। अगर आपकी लाइन ऑफ फोर्स पिवट से गुजर गई, दैट मींस टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। चलिए, ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, क्वेश्चंस की मदद से थोड़ा सा समझते हैं। मैं दो चार क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आपको थोड़ा पता तो चले कि जो आप पढ़ रहे हैं वो पेपर में कैसे पूछा जाएगा। ये देखें, जैसे ये पहला ही सवाल आ गया। पहले सवाल में लिखा हुआ है द डायग्राम शोज अ नट बीइंग टर्न्ड विद अ स्पैनर बाय अप्लाइंग अ फोर्स टू द स्पैनर। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप यहाँ पर एक नट को फोर्स लगाकर क्या कर रहे हैं? घुमाएंगे। कह रहा है
कौन सी इक्वेशन विल गिव यू द मोमेंट? देखो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस मेरे बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे दो दो डिस्टेंस इन्होंने हमें बना के दिए हैं। एक्स भी डिस्टेंस है, वाई भी डिस्टेंस है। अब तुम मुझे बताओ एक्स और वाई इन दोनों में से कौन सा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? तो बहुत आसान है सर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एक्स, सो द राइट आंसर इज एफ एक्स, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इट शुड बी ए, है ना? ए शुड बी द राइट आंसर। मैंने एफ को वाई से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? सर आपने एफ को वाई से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि वाई इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स टू द पिवट। एक और सवाल करवाना चाहूंगा आपको टू बेटर टीच यू द कॉन्सेप्ट। ये देखें, ये एक और सवाल है। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि सम फोर्सेस आर अप्लाइड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम अ पिवट, which diagram shows the force that produces the largest moment about the pivot? आपको चार डायग्राम्स दी हुई हैं। चारों डायग्राम में फोर्स भी दिखा रखी है और चारों डायग्राम्स में पिवट से फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बताया हुआ है। ये कह रहे हैं बताइए किस डायग्राम में सबसे ज्यादा मोमेंट प्रोड्यूस होगा। तो देखो बेटा, मोमेंट निकालने का बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूं। मोमेंट निकालते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस से। पहली वाली डायग्राम में फोर्स है 50 और डिस्टेंस है 90। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका जवाब आएगा 5 9 जार 45, 4500 न्यूटन सेंटीमीटर। या अगर नीचे वाली डायग्राम देखें तो बेटा फोर्स कितनी है? फोर्स है 80 और डिस्टेंस है 50। आंसर आ जाएगा 8 5 जार 40 और ये हो जाएगा 00। तो ये हो जाएगा 4000 न्यूटन सेंटीमीटर, है ना? इसके बाद ऑप्शन सी में एक प्रॉब्लम है। ऑप्शन सी में इन्होंने जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो सेंटीमीटर के बजाय मीटर में दिया हुआ है, 2 मीटर्स। अब मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दो जवाब आपने न्यूटन सेंटीमीटर में निकाल लिए और दो जवाब आपने न्यूटन मीटर में निकाल लिए। अगर आप सही और फेयर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो फेयर कंपैरिजन का तो एक ही तरीका है कि आप इन तमाम आंसर्स को सेम यूनिट में निकालें। तो देखें, 2 मीटर्स एक्चुअली 200 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो देखें, मैं थर्ड वाले ऑप्शन में क्या कर रहा हूं। फोर्स है 30 और डिस्टेंस को 2 मत रखिएगा, 200 रखिएगा। तो आंसर आएगा 6000 न्यूटन सेंटीमीटर। इसी तरह अगर आप लास्ट ऑप्शन चेक करें तो m इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ऑल्दो 3 मीटर्स लिखा है लेकिन जब आप इसको सेंटीमीटर बनाएंगे ये बन जाएगा 300। और 18 इंटू 300 जवाब हो जाएगा 18 3 जार 5400 न्यूटन सेंटीमीटर। अब जब आपने चारों ऑप्शंस निकाल लिए, 4500, 6000, 4000, 5400, इन चारों में कंपैरिजन करने के बाद जो सबसे बड़ा जवाब आ रहा है वो आ रहा है बी का। सो द राइट आंसर इज बी। क्लियर? इस क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी डायग्राम में यू आर गोइंग टू गेट द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ मोमेंट, एंड द आंसर इज बी। ठीक है बेटा, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आया है तो एक थम्स अप दीजिए जल्दी से। वेरी गुड, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, इसके बाद अब आइए एक और आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स समझना बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, इमेजिन करें कि मैंने एक रूलर को, लंबा सा रूलर है मेरे पास, ये देखें पिक्चर भी बनी हुई है। और ये रूलर कितना लंबा है, कैन यू टेल मी? ये रूलर है 100 सेंटीमीटर जितना लंबा। 100 सेंटीमीटर एक्चुअली 1 मीटर के बराबर होता है। इसका मतलब ये रूलर 1 मीटर लॉन्ग है। और पता है जो जो रूलर 1 मीटर लॉन्ग होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मीटर रूल। क्या बोलते हैं बेटा इस रूलर को? इस रूलर को बोलते हैं मीटर रूल। इसका तो नाम याद रख लो, इट इज कॉल्ड मीटर रूल। क्लियर है?
What is that again? It is meter rule. And you are not supposed to forget its name. तो मेरे पास एक मीटर रूल है, इस मीटर रूल को मैंने इस ट्रायंगल जैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है। इस ट्रायंगल जैसे ऑब्जेक्ट का यहां पर क्या रोल है? दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू एक्ट एज अ पिवट। हाउ विल दिस ऑब्जेक्ट एक्ट? दिस विल एक्ट एज अ पिवट। इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये इस रूलर को बैलेंस करके रखे। आपने नोट किया, मैंने इसको बिल्कुल मिड पॉइंट से बैलेंस किया हुआ। गेटिंग इट? अच्छा, अब हम एक काम करने जा रहे हैं आपके सामने। मैं यहां पर मैं यहां पर रूलर के दोनों साइड्स पर कुछ ऑब्जेक्ट्स लटकाने जा रहा हूं, एंड आई नीड योर फुल अटेंशन। ठीक है भाई? ये देखें, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट लटका रहा हूं थोड़ा सा भारी। कितना भारी? 6 न्यूटन का मैंने एक ऑब्जेक्ट लटका दिया। ठीक है। और यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट लटकाने जा रहा हूं जो थोड़ा हल्का है। 4 न्यूटन का ऑब्जेक्ट लटका रहा हूं। अब मुझे एक बात बताएं, ये रूलर कौन सी साइड पर गिरेगा? ये रूलर इस तरफ गिरेगा, यानी क्लॉकवाइज, या ये रूलर इस तरफ गिरेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज? वेयर डू यू थिंक? कहाँ गिरेगा ये रूलर? ये रूलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिरेगा या ये रूलर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिरेगा? एक तरफ मैंने भारी ऑब्जेक्ट लटकाया है, एक तरफ मैंने हल्का ऑब्जेक्ट लटकाया है। राइट साइड पर मैंने 6 न्यूटन का ऑब्जेक्ट लटकाया है जो कि भारी है। लेफ्ट साइड पर मैंने 4 न्यूटन का ऑब्जेक्ट लटकाया है जो कि हल्का है। ये रूलर किस तरफ गिरेगा? जल्दी से बताइए, कम ऑन। जी। ऑल राइट, कुछ बच्चों के जवाब आ रहे हैं। ऑल राइट, कुछ बच्चों का जवाब है कि सर ये रूलर ना ही क्लॉकवाइज साइड पर गिरेगा, ना ही एंटी क्लॉकवाइज साइड पर गिरेगा। इनफैक्ट ये रूलर रेस्ट पर रहेगा या बैलेंस्ड रहेगा। सवाल ये है कि ये पता कैसे चला? ये इतना मुश्किल भी नहीं है समझना, और वैसे मजे की बात, ये आंसर्स बिल्कुल ठीक है कि ये रूलर बैलेंस्ड रहने वाला है। लेकिन सर ये रूलर बैलेंस्ड क्यों है यार? एक तरफ आपने भारी ऑब्जेक्ट लटकाया हुआ है, एक तरफ आपने हल्का ऑब्जेक्ट लटकाया हुआ है, देन व्हाई इज दिस रूलर बैलेंस्ड? मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए भाई, अगर मैं राइट साइड की बात करूं, तो आपको पता है फोर्स का पिवट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आप नोट करें, 50, 60, 70। ये देखें ना, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है। तो राइट साइड पर जो मैंने ऑब्जेक्ट लटकाया हुआ है वो मैंने 70 सेंटीमीटर्स वाले मार्क पे लटकाया हुआ है ना। तो 70 और 50 के दरमियान का डिस्टेंस कितना हो गया? 20 हो गया। लेफ्ट साइड पर आए। लेफ्ट साइड पर जल्दी से देखकर बताएं कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 50 से लेकर 20 तक का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर्स। अब आइए मैं दोनों साइड्स पर मोमेंट निकालता हूं। पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालने जा रहा हूं। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालने के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूं। मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है 4, डिस्टेंस है 30। आंसर आ गया 120 न्यूटन सेंटीमीटर्स। यह आ गया आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब आ जाए यहाँ पे, अब मैं क्लॉकवाइज मोमेंट निकालने जा रहा हूँ। क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे निकाला मैंने? क्लॉकवाइज मोमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितनी है मेरे बच्चों? फोर्स है 6, और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 20। तो 6 इंटू 20 कितना होता है बच्चों? 6 इंटू 20 होता है 120 न्यूटन सेंटीमीटर। इससे क्या सीखा आपने? इससे आपने सीखा कि जितना मोमेंट क्लॉकवाइज आ रहा है उतना ही मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज भी आ रहा है। दैट सिंपली टेल्स यू वन थिंग। क्या पता चला आपको? कि ये रेस्ट पर है, ये बैलेंस रहेगा। इट इज गोइंग टू स्टे इन इक्विलिब्रियम। अब ये वर्ड गौर कीजिएगा, मैंने क्या लिखा है? क्या वर्ड लिखा है मैंने? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इट इज गोइंग टू स्टे बैलेंस्ड। ये बैलेंस्ड रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ना ये राइट साइड पर गिरेगा, ना ये लेफ्ट साइड पर गिरेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। समझ आ रही है बात? अच्छा, इस चीज को फिजिक्स में क्या कहते हैं? फिजिक्स की जबान में दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ
मोमेंट्स। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स? मैं काम करता हूं, मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आपको ये लिखनी आती। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के अकॉर्डिंग, देखें आप ये पेपर में कैसे लिखेंगे। पेपर में सवाल आएगा स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लिखें तो आप लिखकर आइएगा फॉर इक्विलिब्रियम। फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स must be equal to sum of एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज बोलें या काउंटर क्लॉकवाइज बोलें, बात एक ही है। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। क्या मतलब है सर? ये SUM सम, आपने ये वर्ड क्यों लिखा? बेटा सम इसलिए लिखा क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही क्लॉकवाइज मोमेंट हो और एक ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो। दो क्लॉकवाइज मोमेंट्स भी हो सकते हैं और दो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स भी हो सकते हैं। तीन क्लॉकवाइज मोमेंट्स भी हो सकते हैं, तीन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स भी हो सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स हो सकते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, तुम्हें ये एग्जांपल मेरी समझ आएगी। इमेजिन करो मेरे पास एक लंबी सी रॉड है और ये इस रॉड का पिवट आ गया, पिवट, ये इस रॉड का पिवट आ गया। अब मैं तुम्हें इस रॉड पर कुछ फोर्सेस बना के दिखा रहा हूं, तुम मुझे बताना कि ये रॉड बैलेंस्ड है या नहीं है। ये फोर्स है 2 न्यूटन और ये फोर्स है 4 न्यूटन और ये फोर्स है 12 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस है, पहली वाली फोर्स का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर्स। दूसरी वाली फोर्स का डिस्टेंस है इसको हम कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर्स। और तीसरी वाली का हम कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर्स। अब मुझे एक बात बताओ, इस रॉड पे ऑल टुगेदर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑल टुगेदर ऑन दिस रॉड? बहुत आसान जवाब है सर, कोई भी देख के बता देगा, देयर आर 3 फोर्सेस। ये तो बड़ा आसान सवाल था। हाँ, 3 फोर्सेस तो हैं। अब तुम जल्दी से ये डिटरमिन करके बताओ कि इनमें से कौन कौन सी फोर्सेस इस रॉड को क्लॉकवाइज घुमाएंगी, क्लॉकवाइज। हाउ मेनी फोर्सेस कैन रोटेट दिस रॉड क्लॉकवाइज? यस, वेरी गुड। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर दो फोर्सेस ऐसी हैं विच कैन रोटेट इट क्लॉकवाइज। मैं आपको लिख कर भी बता देता हूं कौन कौन सी। ये वाली क्लॉकवाइज घुमा सकती है 2 न्यूटन, और ये जो नीचे 4 न्यूटन है ना, इट कैन ऑल्सो रोटेट द रॉड क्लॉकवाइज। और ऊपर कितनी है? ऊपर 12 न्यूटन है, दैट विल रोटेट द रॉड एंटी क्लॉकवाइज। अब एक काम करते हैं, हम पहले कौन से मोमेंट्स निकालें, आप मुझे बताएं। विच मोमेंट्स शुड आई कैलकुलेट फर्स्ट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? चले, मैं काम करता हूं, मैं क्लॉकवाइज मोमेंट्स पहले निकालता हूं। ठीक है, आई एम गोइंग टू फाइंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स फर्स्ट। हाउ विल आई फाइंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स? सर देयर आर 2 क्लॉकवाइज मोमेंट्स, तो मुझे उनका सम निकालना पड़ेगा, सम। सम का मतलब देखो, मोमेंट नंबर 1 प्लस मोमेंट नंबर 2। कैसे निकलता है मोमेंट, जल्दी से बताओ। देखो मैंने एम्प्टी ब्रैकेट्स बनाए तुम्हारे लिए, ब्रैकेट्स को फिल तुम करोगे। मोमेंट नंबर 1 प्लस मोमेंट नंबर 2। तो पहला मोमेंट कैसे निकालूंगा? पहला मोमेंट में निकालूंगा 2 न्यूटन इंटू 2 सेंटीमीटर। वो जो टू वाली फोर्स है उसका डिस्टेंस भी 2 है ना? और दूसरा वाला मोमेंट कैसे निकालूंगा? दूसरा वाला मोमेंट में निकालूंगा 4 न्यूटन इंटू 8 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना आ गया? 4 + 4 8 = 32। टोटल आंसर आ गया 36 न्यूटन सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चों, जो क्लॉक वाइज मोमेंट आ रहा है वो 36 न्यूटन सेंटीमीटर आ रहा है। ग्रेट, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आ जाओ जल्दी से अगले कॉन्सेप्ट पे। अगले कॉन्सेप्ट पे आओ जल्दी से। ये देखो, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तो एक ही है, इससे मैं मोमेंट्स नहीं लिख रहा, मैं मोमेंट लिख रहा हूं।
एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे निकाल रहा हूं मैं? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तो सिर्फ एक ही है। फोर्स है मेरे बच्चों 12 और डिस्टेंस है 5। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आ गया? 12 5 60 न्यूटन सेंटीमीटर। अब कौन बच्चा बताएगा क्या ये रॉड इक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रियम में नहीं है? यस और नो? इज इट इन इक्विलिब्रियम और इज इट नॉट इन इक्विलिब्रियम? दिस रॉड इज डेफिनेटली नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है? बहुत आसान जवाब है मेरे बच्चों। इक्विलिब्रियम में होती अगर तो क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम बराबर आ रहा होता एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के, विच इज डेफिनेटली नॉट द केस हियर। दैट इज वाई आई एम गोइंग टू से दैट दिस रॉड इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। सर इसके पेपर में सवालात कैसे आते हैं? मैं आपको एक काम करता हूँ, पेपर के 2 4 क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सवाल समझ आए। ठीक है? लेट्स अटेम्प्ट अ फ्यू एमसीक्यूज फ्रॉम द पास पेपर्स जो कि मेरी बुक में ही मौजूद है। ये एक बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? लिखा हुआ है द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल बैलेंस्ड एट इट्स मिड पॉइंट। व्हाट इज द वेट ऑफ द मेटल ब्लॉक? अब यहां देखो, यहां पे दो चीजें लटका दी हैं तुमने इस रूलर से। लेफ्ट साइड पर एक 100 न्यूटन का ऑब्जेक्ट लटका रखा है और राइट साइड पर एक मेटल ब्लॉक है। और मेटल ब्लॉक का तुम्हें वजन नहीं पता। कह रहा है मेटल ब्लॉक का वजन निकालो। कैसे निकालोगे मेटल ब्लॉक का वजन? जल्दी से बताओ। हाउ विल यू फाइंड द वेट ऑफ द मेटल ब्लॉक? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये आप कैसे करेंगे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए उसने खुद ही बता दिया, इट इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम में है ना? और देखें जब भी कोई चीज इक्विलिब्रियम में होती है तो इसका एक ही मतलब है, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है कि इसकी दोनों साइड्स बराबर हों। तो आप पहले से इक्वल टू लगा दो। पहले से क्या लगा दो? इक्वल टू लगा दो, यानी कि 100 × 15 का जो भी जवाब आएगा वो बराबर आएगा मेटल ब्लॉक का वेट इंटू 20। देखो क्या किया मैंने। लेफ्ट साइड पर मैंने लिख दिया 100 × 15 और राइट साइड पर मैंने लिख दिया W × 20। अब मुझे तो वेट निकालना है, तो वेट मैं कैसे निकालूंगा? ये देखो बेटा, 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। W को सब्जेक्ट बना लो, आंसर आ जाएगा 75 न्यूटन। बी इज द राइट आंसर। इजी। सर आपने अपनी मर्जी से कैसे इन दोनों को बराबर कर दिया? बेटा मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। एक्चुअली मैंने ये देखा कि इन्होंने बोला हुआ है द रूलर इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब ये है कि जितना क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। यूजिंग दैट सिंपल लॉजिक आई कंक्लूडेड कि भाई दोनों बराबर होंगे। दोनों को इक्वेट किया, जो अननोन वेरिएबल था उसको सब्जेक्ट बनाया, आंसर आ गया। इजी। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मुख्तलिफ तरह का सवाल देते हैं आपको ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। जैसे ये एक सवाल है। ये सवाल पढ़ने में आपको शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन आसान है। आप इसको पढ़ें, देखें क्या लिखा हुआ है। एक वुडन बीम है। वुडन बीम का नाम है क्यू। क्यू। ठीक है। विच इज अटैच्ड टू अ वॉल बाय अ हिंज एट पी। हिंज एट पी यानी यहां पर ये अटैच्ड है। हिंज का मतलब यहां से रोटेट हो सकता है। एंड केप्ट इन अ हॉरिजॉन्टल पोजिशन बाय अ वर्टिकल रोप। ओके, केप्ट इन अ हॉरिजॉन्टल पोजिशन यानी इसको बैलेंस किया हुआ है, इसको इक्विलिब्रियम किया हुआ है। आपको पता है अगर ये रस्सी में काट दूं क्या होगा? अगर ये रस्सी मैंने काट दी तो बेटा ये जो बीम है ना, बीम ये इस तरह से नीचे झूल जाएगा, ये गिर जाएगा। और जो अंकल खड़े हुए हैं ना, अंकल भी गिर जाएंगे। समझ आ रही है बात?
अगर मैंने ये रोप काट दी तो अंकल बीम से गिर जाएंगे। क्या ख्याल है? या सुनो। अच्छा जी, तो अब देखें क्या होने वाला है। अंकल का वेट कितना है? अंकल का वेट है 800 न्यूटन। और बीम की टोटल लेंथ कितनी है? बीम की टोटल लेंथ है 3 मीटर्स। कह रहे हैं बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम पी। बंदे का, अंकल का डिस्टेंस निकालना। यू डोंट नो दिस डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, इस रस्सी के अंदर टेंशन कितनी है? लिखा हुआ है द टेंशन इन द रोप एट क्यू बिकम्स इक्वल टू 500। अच्छा बहुत सारे बच्चों को शायद ना पता हो, लेकिन मैं बता देता हूँ। बेटा टेंशन असल में फोर्स को ही कहते हैं। रस्सियों के अंदर जो फोर्स पैदा होती है उसे टेंशन कहते हैं। अब तुमने नोटिस किया यहां पर दो तरह की फोर्सेस हैं। एक फोर्स है जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, जो कि एक्चुअली अंकल का वेट है ना। एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है जो कि एक्चुअली अंकल का वेट है। क्या ख्याल है? अंकल का वेट कितना है? अंकल का वेट है 800 न्यूटन, और 800 न्यूटन का डिस्टेंस कितना है? 800 न्यूटन का डिस्टेंस है डी। तो एक तरफ लिख लेते हैं 800 इंटू डी। अच्छा दूसरी तरफ उसको बैलेंस करने के लिए कौन सी फोर्स है? दूसरी तरफ उसको बैलेंस करने के लिए 500 की फोर्स है, जिसका पिवट से डिस्टेंस है 3। तो हम एक काम करते हैं, ये जो डिस्टेंस हमें नहीं पता था ये डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। 500 इंटू 3 1500 हो जाएगा। डी यहीं रहने दें, 800 यहां आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 1500 डिवाइडेड बाय 800 कितना होता है? 1500 डिवाइडेड बाय 800, आंसर आ रहा है 1.875। ठीक है, तो 1.875 के हिसाब से तो बेटा ये कितना बन गया? 1.875 के हिसाब से ये बन गया 1.9 के करीब। सो द राइट आंसर इज 1.9 मीटर्स। क्लियर है? ऐसे होना चाहिए। यस, सी इज द राइट आंसर। अच्छा, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो इस पूरे सेटअप में देर आर टू मोमेंट्स। एक अंकल का वेट, अंकल का वेट कहाँ कर रहा है? अंकल का वेट कहाँ कर रहा है? देखो ना, 800 न्यूटन का फोर्स कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। और अंकल का पिवट से डिस्टेंस कितना है? मैंने फिगर में बनाया हुआ है। अंकल का पिवट से डिस्टेंस है डी। तो एक तरफ इक्वेशन में मैंने लिखा 800 इंटू डी, और दूसरी तरफ मैंने इक्वेशन में लिखा 500 इंटू 3, क्योंकि 500 वाली फोर्स का पिवट से डिस्टेंस कितना है? 500 वाली फोर्स का पिवट से डिस्टेंस है 3 मीटर्स। तो इसीलिए मैंने लिखा 500 इंटू 3। दैट्स इट। समझ आ रही है बात? तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इक्वेशन सॉल्व किए। अच्छा एक और सवाल करते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और सही करने के लिए। जैसे अगर ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल भी बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10। इस सवाल को पढ़ते हैं, थोड़ा सा हमारा और कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा। ठीक है, इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अब जैसे ये एक सवाल है, इस सवाल में क्या दिखाया जा रहा है? इस सवाल में तुम्हारे पास एक ट्रॉली है। क्या है? एक ट्रॉली है। ट्रॉली का या ट्रॉली के ऊपर तुमने कितना वेट रखा हुआ है? ट्रॉली के ऊपर तुमने 400 न्यूटन का वेट रखा हुआ है। और 400 न्यूटन वाला जो वेट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? जल्दी से बताओ। ये जो 400 न्यूटन वाला वेट है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 15। यस सुनो। अच्छा तुम्हें ये भी पता है कि ये वाली फोर्स की वजह से ट्रॉली यहां घूम सकती है क्लॉकवाइज। इसको बैलेंस करने के लिए तुम कहाँ फोर्स लगा रहे हो? जल्दी से बताओ। इस क्लॉकवाइज मोमेंट को बैलेंस करने के लिए तुम यहां पर भी एक फोर्स लगा रहे हो। अच्छा इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना?
ये जो फोर्स है जिसको अभी मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है पिवट से? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स। वेरी गुड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरे बेटे इसका 40। तो देखो तुम्हारे पास दो दो मोमेंट आ गए, एक 415 वाला मोमेंट आ गया और एक F×40 वाला मोमेंट आ गया। ये सुनो, हाउ मेनी मोमेंट्स आर देयर? देर आर टू मोमेंट्स। कौन कौन से मोमेंट्स हैं यहाँ पे? एक 400×15 और एक F×40। एक काम करो, इसको इक्वेशन बनाओ। 4F×40 बराबर होना चाहिए 400×15 के। तो 400×15 कितना होता है? ये होता है 6000, और ये 40 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। आंसर बताइए। आंसर आ जाएगा 150 न्यूटन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी फॉर ब्रावो। समझ आ रही है बात? 400×15 और दूसरी तरफ F×40। बस इतना आसान था। ठीक है, एक आध सवाल और करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और बेहतर समझ आए। ये देखिए, एक सवाल मैं ये वाला करवाना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। ठीक है, मैं एक बार वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन था तो वो जल्दी से देख ले। बेटा देखो, इस पिक्चर को गौर से देखो। इस पिक्चर में तुम लोगों के पास कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? इस पिक्चर में दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, मैं बता देता हूं कौन कौन सी। एक फोर्स है 400, जो कि राइट साइड पे एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये ट्रॉली क्लॉकवाइज घूम जाएगी। और एक और फोर्स है जो कि लेफ्ट साइड पे एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। सो एक्चुअली देर आर टू फोर्सेस। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, एक फोर्स का उस फोर्स से डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया, दूसरी फोर्स को उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, दोनों की इक्वेशन लिख दी। F×40 एक तरफ लिखा क्योंकि वो एक फोर्स और एक डिस्टेंस का मोमेंट था। दूसरी तरफ मैंने लिखा 400×15, दोनों मोमेंट्स को इक्वल कर दिया क्योंकि ये जो ट्रॉली है ये बैलेंस्ड है। दैट्स इट। ऑलराइट, इस क्वेश्चन के बाद मैं एक ये वाला क्वेश्चन करवाने लगा था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 मैं भी आप लोगों के साथ करता हूं। ठीक है, यहां पर अगर आप देख सके तो आपके पास एक रॉड है जो कि बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब इसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल। कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स पी। ओके, पहले तो बताओ यहाँ फोर्सेस कितनी लग रही है? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग इन दिस क्वेश्चन? इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई कैन सी थ्री फोर्सेस। मुझे तीन फोर्सेस दिखाई दे रही हैं। अब हमें यह पता लगाना होगा कि कौन कौन सी फोर्सेस यहां पर क्लॉकवाइज और कौन कौन सी फोर्सेस इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकती हैं। हाउ मेनी फोर्सेस कैन रोटेट इट क्लॉकवाइज एंड हाउ मेनी फोर्सेस कैन रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज? तो आइए एक एक करके समझते हैं। पहले इस 3 न्यूटन वाली की बात कर लें। ये फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाएगी या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी? ये जो 3 न्यूटन की फोर्स है ना बच्चों, ये 3 न्यूटन की फोर्स इस डंडे को या इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। ठीक है, वो 4 न्यूटन वाली फोर्स इस रॉड को क्लॉकवाइज घुमाएगी, और जो पी है, पी इस रॉड को क्लॉकवाइज घुमाएगी। तो इसका मतलब यहां क्लॉकवाइज वाली दो फोर्सेस हैं और एंटी क्लॉकवाइज वाली एक ही फोर्स है ना? एंटी क्लॉकवाइज यहां पे एक ही फोर्स है, और क्लॉकवाइज वाली कितनी फोर्सेस है मेरे बच्चों? क्लॉकवाइज वाली यहां पर दो फोर्सेस हैं। अब देखो मैं इक्वेशन कैसे बनाऊंगा। मैं इक्वल टू का साइन लिखूंगा। इक्वल टू के साइन के एक साइड पर मैं सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज वाला मोमेंट लिखूंगा, यानी कि मैं लिखूंगा 3×6। क्या लिखूंगा?
3 into 6, और दूसरी तरफ मैं क्लॉकवाइज वाले मोमेंट्स लिखूंगा। यानी एक मैं लिखूंगा P into 2 प्लस P into 2 प्लस 4 into 2। क्या किया मैंने? इक्वल टू के एक साइड पर मैंने सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज वाले मोमेंट लिखे 3 into 6, और दूसरी साइड पर मैंने लिखा है P into 2 प्लस 4 into 2। बेटा 3 6 18 हो गया। P into 2 ये बन गया 2P प्लस 4 into 2 कितना होता है? 4 into 2 8 होता है। अब आप क्या करेंगे? अब आप सॉल्व करेंगे। ये 18, ये 8 यहां जाकर माइनस हो जाएगा, यहां पर बच जाएगा 2P। तो 18 - 8 कितना होता है? 10। 2 यहां आकर डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। तो इस सवाल का सही जवाब था ए। ठीक है, अल्फा। ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को कर लेने के बाद अब हम चलेंगे एक और क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों? आई होप ये समझ आ गया होगा। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मेरे पास 3 फोर्सेस गिवन थी। देयर वर 3 फोर्सेस गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने ये डिटरमिन करने की कोशिश की कि इन तीनों में से कौन कौन सी फोर्सेस का क्लॉकवाइज मोमेंट है और कौन कौन सी फोर्सेस का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। ये पता लगाने के बाद मैंने क्या किया, ये पता लगाने के बाद मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, बस इतना आसान सा, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नो अब्दुल रहमान, देयर विल बी नो सच ग्राफ्स। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा यार, ये सवाल मुझे बड़ा पसंद है और ये सवाल मैं जरूर करवाता हूँ बच्चों को हर बार व्हेनेवर आई टीच दिस टॉपिक। क्योंकि इस सवाल में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है बच्चों को कभी कभी मुश्किल लग सकते हैं, तो बेहतर यही है कि मैं इसे करा दूं। ये सवाल एक बार आप पढ़ें भी और मैं आपको समझाता भी हूँ। सवाल पढ़ने एक बार आप जल्दी से। मैं इसीलिए रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ ताकि आप सवाल सुकून से पढ़ लें। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखना होगा हिंज कहाँ पर है। हिंज, हिंज इसलिए क्योंकि हिंज यहाँ पे आपका टर्निंग पॉइंट है, हिंज आपका पिवट है। एक दरवाजा है। अच्छा, ये ट्रैप डोर कहलाता है। ये ऐसे यूं करके खुल जाता है, जैसे मेरी पेंसिल देखें, ये ऐसे ऊपर खुल जाएगा और बंद हो जाएगा, खुल जाएगा बंद हो जाएगा। ये ऐसे उठा सकते हैं, गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं, गिरा सकते हैं। इस तरह का एक दरवाजा है। आपसे कह रहे हैं इसका वेट यहां एक्ट कर रहा है। लेकिन मजे की बात, इन्होंने वेट मांगा नहीं है, इन्होंने तो मास मांगा। दे आर नॉट आस्किंग फॉर वेट, दे आर आस्किंग फॉर मास। लेकिन पहले मैं इसका वेट निकालता हूं। देखिए, वेट कैसे निकालूंगा मैं तुम्हें समझाता हूँ। आप इक्वेशन बनाओ, इक्वल टू का साइन लगाओ, एक तरफ लिखो W into 30। क्या लिखा आपने? W into 30। हो सकता है आप सोच रहे हो सर वाई W into 30। बेटा देखो ना, वेट यहाँ कर रहा है W, और वेट का डिस्टेंस कितना है? वेट का डिस्टेंस है 30। दूसरी साइड पर क्या करोगे आप? दूसरी साइड पर आप दूसरी फोर्स बताओ कितनी है? दूसरी फोर्स है 15, और 15 का डिस्टेंस कितना है? 15 का पिवट से डिस्टेंस कितना है, जल्दी बताओ। 15 वाली फोर्स का पिवट से जो डिस्टेंस है वो है 60। तो 15 into 60। अब आइए डब्ल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे ये देखें। 15 into 60 ये होता है मेरे बच्चों 900, और 30 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 900 डिवाइडेड बाय 30, आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। तो वेट कितना आ गया बेटा ट्रैप डोर का? ट्रैप डोर का वेट आ गया 30 न्यूटन। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको, आपको ट्रैप डोर का वेट निकालना ही नहीं है। आपको तो ट्रैप डोर का मास निकालना है। उन्होंने ट्रैप डोर का वेट आपसे नहीं पूछा, उन्होंने ट्रैप डोर का मास पूछा है आपसे। तो देखें, ये वाला फॉर्मूला आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ग्रैंड क्लास में। W = mg। W की जगह आप लिखेंगे 30। मास आपको नहीं पता। G की वैल्यू वैसे तो 9.8 होती है, लेकिन सवाल में अगर 10 कही है तो आप 10 लेंगे। तो 30 डिवाइडेड बाय 10,
आंसर बताइए। जब आप 30 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, मास का आंसर आ जाएगा 3 kg। सो द राइट आंसर इज ब्रावो, 3 kg। इस तरह से आपको ये छोटा सा आसान सा कॉन्सेप्ट करना था। सर फिर वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो लेज पे मतलब इन सारों पे एक्ट नहीं करेगी नीचे, फोर्स नहीं लगेगी? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है तो बेटा, उन्होंने हमसे वेट वो नहीं मांगा ना, उन्होंने हमसे मास मांगा। अगर वेट मांगते तो मैं आंसर 30 पे रोक देता। ग्रेविटी एक्ट कर रही है तभी तो बेटा यहाँ पे वेट का कॉन्सेप्ट है। गॉट इट। ऑल राइट, अच्छा इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ाना चाहूंगा जो कि इस चैप्टर की जान है। इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए, ये देखें, उसके नोट्स दिखाना चाहूंगा मैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पहले मुझे ये पढ़ाने दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वरना ये रह जाएगा। क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझने के लिए पहले तो आपको ग्रेविटी समझना होगा। बेटा ग्रेविटी आपको पता है ना, हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है। उस खींचने वाली फोर्स को ही आप ग्रेविटी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इस पेंसिल को छोड़ दूं, ये पेंसिल कहाँ जाएगी? ये पेंसिल नीचे जाएगी। कहाँ जाएगी ये पेंसिल? ये पेंसिल नीचे जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी इसको खींच रही है। ग्रेविटी क्या है सर? ग्रेविटी एक फोर्स होता है। अब सवाल ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सर ग्रेविटी तो हमें समझ आ गया, व्हाट इज ग्रेविटी। अब हमें समझना होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझने के लिए मैं समझाता हूं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्या मैं इस पेंसिल को ऐसे अपनी उंगली पर बैलेंस कर सकता हूं? कर सकता हूं या नहीं कर सकता? मैं इस पेंसिल को अपनी उंगली पर बैलेंस कर सकता हूं, बस मुझे एक चीज करनी पड़ेगी। मुझे ये पेंसिल इस तरह रखनी होगी कि मेरी उंगली इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे आ जाए। एग्जैक्ट सेंटर यहां पे पॉइंट नहीं है विशाल, एग्जैक्ट सेंटर ये मसला नहीं है। और वैसे भी मैंने पेंसिल के एग्जैक्ट सेंटर पे अपनी फिंगर नहीं रखी। ये फिंगर मुझे कहाँ रखनी होगी? ये फिंगर मुझे वहां रखनी होगी जहां इस पेंसिल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यस, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ये फिंगर रख दी तो ये बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक मजे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अर्थ है ना, अर्थ, ये बात तो हमने बचपन से पढ़ रखी है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है बाय अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी। लेकिन वो फोर्स लगती कहाँ है? वो फोर्स लगती है ऑब्जेक्ट के किसी एक खास पॉइंट पे। उसी पॉइंट को तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन यहां पर साफ साफ लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? द पॉइंट ऑन अ बॉडी एट विच इट्स वेट सीम्स टू एक्ट। एक ऐसा पॉइंट जहां पर वेट एक्ट करता हो, या एक ऐसा पॉइंट जहां पर ग्रेविटी एक्ट करती हो। बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत तकलीफ हो जाती है अगर मैं वेट वर्ड के बजाय ग्रेविटी वर्ड बोल दूं। जबकि ये बात मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि ग्रेविटी एंड वेट आर द सेम थिंग। आप ग्रेविटी को ही वेट बोलते हैं या वेट को ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। समझ आ गई बात? तो द पॉइंट ऑन अ बॉडी एट विच इट्स ग्रेविटी सीम्स टू एक्ट या वेट सीम्स टू एक्ट, बात एक ही है। इस पेंसिल का वेट जहां भी एक्ट कर रहा है, आप उसके एग्जैक्ट नीचे अपनी फिंगर रखेंगे ना, ये पेंसिल बैलेंस हो जाएगी। उसके अलावा आप कहीं भी फिंगर रख के देख लें, ये बैलेंस नहीं होगी। अभी देखें मैंने इस पेंसिल को बैलेंस कर लिया है, ठीक है, आई हैव बैलेंस दिस पेंसिल। There is no magic. I have simply balanced this pencil by placing my finger right under the center of gravity. That's it. क्योंकि वहीं पर तो उसका वेट एक्ट कर रहा था। वेट के ही नीचे जब आप फिंगर रखोगे तो वो ऑब्जेक्ट नहीं गिरेगा। सही है। जो रेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, रेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट्स, यूनिफॉर्म शेप के ऑब्जेक्ट्स जिनका एक प्रॉपर शेप होता है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है। जैसे इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? इसके सेंटर पर है, जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है।
या अगर इस ओवल को देखो या सर्कल को देखो, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर पर है। या इस स्क्वायर को देखो या रेक्टेंगल को देखो, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसके सेंटर पर है। तो ये तो हो गए रेगुलर ऑब्जेक्ट्स। इररेगुलर ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके सेंटर पे नहीं होता। इररेगुलर ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का एक तरीका भी है, एक एक्सपेरिमेंट भी है, जो कि पेपर में आता है। इस पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह पढ़ाना चाहूंगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं चाहूंगा कि एक बार आप जल्दी से ये पूरा जो पॉइंट लिखा हुआ है एक बार ये पढ़ लें। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ अ बॉडी। एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, ये उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। और नीचे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स विद वाइडर बेस एरिया एंड लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर मोर स्टेबल। मोर स्टेबल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? मोर स्टेबल ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ हो, नीचे हो, और जिनका बेस एरिया वाइड हो। इसके सवाल मैं तुम्हें दिखा देता हूं पेपर में कैसे पूछेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर पेपर में तुमसे इस तरह से पूछेगा, बेटा फर्ज करो तुम्हारे पास 3 ग्लास हैं। अब इनमें से ज्यादा बल्कि मैंने बहुत गंदे बनाए, एक मिनट रुक जाओ, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ्स बेटर फॉर यू। इतने गंदे गंदे ग्लास बनाए मैंने। ये ग्लास नंबर 1 आ गया, लेट्स कॉल इट ग्लास नंबर 1। ठीक है, फिर एक और ग्लास बनाते हैं। ये ग्लास नंबर 2 आ गया। सही है, एक और ग्लास बनाते हैं। ये ग्लास नंबर 3 आ गया, और एक और ग्लास बनाते हैं। ये ग्लास नंबर 4 आ गया। अब आपके ख्याल में इन चारों ग्लास में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, यानी कौन सा ग्लास गिरना या उसके गिरने के चांसेस सबसे कम? विच इज द मोस्ट स्टेबल ग्लास? ओके, द वोट्स आर फॉर 2। लेकिन इसके रीजंस है मेरे बच्चों। वाई? अल्हम्दुलिल्लाह। वाई सेकंड ग्लास इज द मोस्ट स्टेबल? देयर आर 2 रीजंस फॉर इट। रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 1 ये है कि इसका जो बेस एरिया वो सबसे बड़ा है ना? अच्छा, बेस तो 1 का भी छोटा नहीं है यार, 1 का भी बेस बड़ा है। लेकिन 2 का एक और रीजन है, 2 ऊपर से पतला है नीचे से मोटा है, यानी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा। जैसे ग्लास नंबर 4 को देखो, ग्लास नंबर 4 की भी बेस काफी बड़ी है। ग्लास नंबर 4 की भी बेस काफी बड़ी है, लेकिन ग्लास नंबर 4 ऊपर से भारी है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा। तो देखो, सिर्फ बड़ा बेस होने से कुछ नहीं होता। अगर एक ऑब्जेक्ट का बेस एरिया बड़ा है, दैट इज नॉट इनफ। सिर्फ बेस एरिया बड़ा होना काफी नहीं है। बेस एरिया बड़ा होने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि ऑब्जेक्ट कहां से भारी है और ऑब्जेक्ट कहां से हल्का है। ग्लास नंबर 4 की प्रॉब्लम ये कि बेस उसका काफी बड़ा है, लेकिन बेस बड़ा होने के साथ साथ वो ऊपर से भारी है। ऊपर से भारी का मतलब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ होगा। जो भारी ऑब्जेक्ट जहां से होता है ना, ऑब्जेक्ट जहां से भारी होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस साइड पर होता है। अब जैसे 1 है, 1 1 जैसा ऊपर से वैसा ही नीचे से, तो 1 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बीच में ही होगा, समवेयर बीच में। सर आपको कैसे पता 2 वाले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा? बेटा मुझे इसलिए पता है 2 वाले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा, क्योंकि जो सेकंड ग्लास है ना, सेकंड ग्लास नीचे से बड़ा है। नीचे से बड़ा होने का मतलब है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने के चांसेस नीचे ज्यादा है। यहां पर एक और बात कही कि सर अगर हम किसी ग्लास को टिल्ट करेंगे तो उसके फॉल होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो बेटा फॉल होने के चांसेस इसीलिए तो ज्यादा हैं
क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंचा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ऊंचा होगा, गिरने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। गिरने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंचा है। ठीक है, ये देखो, एक बंदा है, ये एक भाई साहब है, और भाई साहब ने कंधे पे बैग डाला हुआ है। कंधे पे बैग डाला हुआ है। ठीक है, ही इज कैरिंग अ बैग ऑन हिज शोल्डर्स। ठीक है, एक भाई साहब ने कंधे पे बैग डाला हुआ है। अब बाद में क्या किया, इन्हीं भाई साहब ने कंधे का ये जो बैग था, ये बैग ऐसे हाथों के ऊपर उठा लिया। ठीक है, भाई साहब ने ये बैग हाथों के ऊपर उठा लिया। आप दोनों केसेस में भाई साहब को धक्का दो। ओ ओ, आई थिंक मेरी स्क्रीन बंद हो गई है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो भाई मैं ये कह रहा था, हमारे पास ये जो भाई साहब हैं, भाई साहब, आइए इन भाई साहब की बात करते हैं। पहले केस में और दूसरे केस में फर्क ये है कि पहले केस में भाई साहब ने बैग कंधों पे पहना हुआ है, दूसरे केस में भाई साहब ने बैग ऐसे सर पे उठाया हुआ है। दोनों में आप भाई साहब को धक्का दें, इनके गिरने के चांसेस ज्यादा कम है। ऊपर वाले में। हाँ, गिरने के चांसेस ज्यादा हैं जब उन्होंने बैग उठाया हुआ है। मैं उसको रीजन देता हूँ। लेकिन जब उन्होंने वजन ऊपर कर दिया ना, तो वजन ऊपर करने से पता है क्या होगा, जितना वजन ऊपर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना ऊपर चला जाएगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जाने से नुकसान ये होता है मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट लेस स्टेबल हो जाता है। ऑब्जेक्ट जितना नीचे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना नीचे होगा, ऑब्जेक्ट उतना मोर स्टेबल होगा। समझ आ रही है बात? ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक चीज और, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट बड़ा आसान सा एक्सपेरिमेंट है, और ये पेपर में आता है। और स्पेशली एक्सपेरिमेंट आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, एक लैमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए। ये समझाने के लिए आई वुड लाइक टू शो यू अ वीडियो ऑन यूट्यूब। मैं एक मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, फिर मैं यूट्यूब की वीडियो प्ले करूंगा। We observe that there is only one point on which the cardboard can be balanced. This point, where the cardboard can be balanced, is called the center of gravity of the cardboard. Thus, the center of gravity is the point through which the resultant of the weight of all the particles of the body acts. ये वाली डेफिनेशन अब अवॉइड कीजिएगा, ये एग्जाम में मत लिखिएगा। एग्जाम में वो वाली लिखिएगा जो मैंने लिखी हुई थी। Let us now determine the center of gravity of an irregularly shaped lamina using a plumb line. Make 3 holes near the edge of the lamina so that the lamina can swing freely when pivoted from each hole. Suspend the lamina from the point P as shown here. Hang a plumb line from the point P and mark the plumbing line P dash on the lamina. Repeat the experiment by suspending the lamina from Q and mark the plumbing line Q dash. Now follow the same procedure for the point R. We observe that all the 3 lines PP dash, QQ dash and RR dash intersect at one point. This point where all the 3 lines meet gives the center of gravity of the lamina. Generally, ऑलराइट, ये एक छोटी सी वीडियो देखी हमने जिसमें इन्होंने हमें सिखाया कि एक इरेगुलर शेप का अगर लैमिना है आपके पास, या इरेगुलर शेप का अगर एक कार्ड है आपके पास, तो इस कार्ड या इस लैमिना की सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कैसे निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। देखो, लैमिना असल में किसी कार्ड लाइक ऑब्जेक्ट को कहते हैं। आपने उस लैमिना पे 2-3 सुराख करने, उसको आपने लटका देना है कील पर। ठीक है, एक नेल पे लटका देना है एक स्टैंड के ऊपर। और नेल पे लटकाने के बाद आपने एक प्लम लाइन लटकानी है। अच्छा, बच्चा पूछता है सर ये प्लम लाइन या प्लमिंग लाइन क्या होती है? बेटा, प्लम लाइन कुछ भी नहीं है। प्लम लाइन आप घर पे बना सकते हो। आप एक धागा लो, धागे के नीचे एक भारी सा ऑब्जेक्ट लटका दो, वो प्लम लाइन बन गया। प्लम लाइन असल में इस्तेमाल होती है, मजदूर वगैरह इस्तेमाल करते हैं जब कोई बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन चल रही होती है।
प्लम लाइन का बहुत ज्यादा इजी इस्तेमाल होता है कि अगर आप किसी चीज को बैलेंस करने के लिए या दोनों तरफ से एक जैसा रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आपने एक प्लम लाइन लटका दी, प्लम लाइन लटकाने के बाद पेंसिल की मदद से उस लैमिना के ऊपर आपने एक सीधी लाइन खींच ली। फिर आपने उसको निकाला, एक दूसरे होल से लटकाया, दोबारा सीधी लाइन खींच ली प्लम लाइन के साथ, फिर आपने उसको निकाला, फिर किसी तीसरे होल से लटकाया, दोबारा प्लम लाइन लटकाने के बाद दोबारा एक सीधी लाइन खींच ली। जब आप सारे होल्स पे लटकाने के बाद लाइंस खींच चुके होंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो तमाम लाइंस एक मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। वही पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये तमाम चीजें यहां पे लिखी हुई भी हैं। देखिए लिखा हुआ है द लैमिना सस्पेंडेड ऑन अ नेल ऑन एन आयरन स्टैंड या वॉल। आयरन स्टैंड वो जो अभी दिखाया था वीडियो में, आपको लैब्स में देखा होगा आपने। A plumb line is suspended next to the lamina and vertical line is drawn along the plumb line on the lamina। पहले तो ये कह रहे हैं कि आपने एक प्लम लाइन लटका दी और प्लम लाइन के बाद आपने एक वर्टिकल लाइन बना दी। The lamina is then suspended from other holes and the process is repeated। फिर आपने वही प्रोसेस बार बार रिपीट करना है। The intersection of all the lines is the center of gravity। तमाम लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, इसी एक्सपेरिमेंट के साथ ये क्लास खत्म भी होती है, टर्निंग इफेक्ट वाली, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली। और डेफिनेटली देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस फॉर यू टू प्रैक्टिस। ड्राइव से आप क्वेश्चंस इसके देखें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। आपको याद होगा लास्ट टाइम जो मैंने मास विद डेंसिटी की क्लास ली थी उसमें भी मैंने क्वेश्चंस आपको ज्यादा नहीं कराए थे, क्योंकि ये टॉपिक्स जितने भी अभी हैं इनकी मैं मोर ऑफ अ लेक्चर क्लास है ये। प्रैक्टिस के सेशंस इनके मैं आपको बाद में करवाऊंगा, उसकी वीडियोस भी जल्द अपलोड होंगी। और प्रैक्टिस के सेशंस के लिए हम जल्द सेशंस रखेंगे। ठीक है। तो ग्रैंड क्लासेस में हमारा बेसिक पर्पस क्या है कि हम चैप्टर्स का फुल फ्लेज कवर करें, रिविजन करें। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इट वाज सो नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।